डियर स्टूडेंट, आज हमने एनर्जी बैलेंस किसी भी प्लांट के ऊपर जिसमें हमने एक स्पेसिफिक केस स्टडी लिया है अमोनिया प्रोडक्शन प्लांट बाय हेबर बुश प्रोसेस। उसके ज़रिए कि हमने ये देखना है कि एनर्जी बैलेंस आपने किस तरह लगाना है। जनरल एनर्जी बैलेंस कि आपको अगर बिल्कुल आपको नहीं पता, जब हम आपने मटेरियल बैलेंस कंप्लीट कर लिया है तो अब आपने एनर्जी बैलेंस को किस तरह सीक्वेंस वाइज स्टेप वाइज सॉल्व करना है। तो ये इसके लिए एनर्जी बैलेंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि आपको सबसे पहले मटेरियल बैलेंस की सही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और आपको आपका जो हेबर प्रोसेस है उसकी सही अंडरस्टैंडिंग हो। अभी इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास कोई अमोनिया प्रोडक्शन हुई। अमोनिया प्रोडक्शन के बाद जो आपके पास अमोनिया, हम उसको रिएक्टर के अंदर अमोनिया प्रोडक्शन करवा रहे हैं। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को दोनों को रिएक्ट करवा के जब अमोनिया की प्रोडक्शन होगी उसको फिर हम क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसका टेम्परेचर काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। तो अब इसी एक्सोथर्मिक जो प्रोडक्ट बने हैं बुना बुना है उसको हम कूलेंट में लेके जाएंगे, कूलर में लेके जाएंगे। वहाँ पे हम कूलेंट कोई प्रोवाइड करेंगे जिसके जरिए जो लिक्विड अमोनिया है उसको हम नीचे कंडेंस करवा लेंगे, जबकि जो आपके पास जो अनकन्वर्टेड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है जो कि जा रही है इस रिएक्शन के रिजल्ट में जो प्रोड्यूस हुई थी उनको हम दोबारा लेके उसी प्रोसेस में रिएक्टर में दोबारा लेके आ रहे हैं। तो आप अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ से क्लियर है कि आपके पास जो एनर्जी एक तो इस सेक्शन में यूटिलाइज हो रही है, आपके रिएक्शन सेक्शन में एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। दूसरी आपके पास जो एनर्जी है या वो आप रिमूव करवा रहे हो, कूलिंग कूलिंग सेक्शन में रिमूव करवा रहे हो। और थर्ड सेक्शन में आपने जो आपकी एनर्जी जो अनकन्वर्टेड दोबारा इनको रिसाइकल करवा रहे हैं वहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। तो आगे अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं इसको डिटेल के साथ। अब ये आपके पास कोई भी अमोनिया प्लांट है, ये आपके पास कोई भी अमोनिया प्रोडक्शन प्लांट लगा हुआ है पाकिस्तान के अंदर। तो आप अगर आप देखेंगे इसी प्रोडक्शन प्लांट के अंदर काफ़ी सारे आपको यूनिट, छोटे छोटे यूनिट्स नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे इक्विपमेंट्स नज़र आ रहे हैं। आपको साइड स्ट्रीम नज़र आ रही है, बाईपास स्ट्रीम नज़र आ रही है, आपको रिसाइकल स्ट्रीम नज़र आ रही है, आपको ये रिफ्लेक्स स्ट्रीम नज़र आ रही है। तो आप इन सब प्लांट को अगर आप देखें तो आप सबसे पहले ये चेक करें कि आपके पास प्री ट्रीटमेंट सेक्शन कौन सा है। आपकी एनर्जी प्री ट्रीटमेंट सेक्शन में कहाँ का यूटिलाइज हो रही है। प्री ट्रीटमेंट सेक्शन ये है कि रिएक्शन से पहले आप उसको जैसे प्री ट्रीटमेंट करते हो, या आप उसकी मिक्सिंग करवा लोगे या आप उसकी हीटिंग करवा लोगे, किसी भी तरह से आप उसकी चाहे मिक्सिंग करवाएं या हीटिंग करवाएं, आपकी यहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज हो रही होती है। तो प्री ट्रीटमेंट सेक्शन में आपने एनर्जी डिटरमाइन करनी है। सेकंड स्टेप में आपने ये देखना है कि आपके पास रिएक्टिव सेक्शन है, रिएक्शन सेक्शन है, जहाँ आपके पास अमोनिया रिएक्टर लगा हुआ है, वहाँ पे आपके पास एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है, कितनी आपकी आप कितनी एनर्जी दे रहे हैं कूलेंट के तौर पे, या एक्सोथर्मिक रिएक्शन के रिजल्ट में कितनी एनर्जी आपकी प्रोड्यूस हो रही है। थर्ड पे आपके पास ये जो डिस्टिलेशन कॉलम लगा हुआ है, ये जो डिस्टिलेशन सेक्शन है जहाँ आपके पास रिसाइकल स्ट्रीम, आपके पास कंडेंसर आ रहा है, रिफ्लेक्स स्ट्रीम आ रही है। तो यहाँ पे आप चेक करते हैं कि आपके पास कंडेंसर जो रिफ्लेक्स डिस्टिलेशन कॉलम सेक्शन है या सेपरेशन सेक्शन है, सेपरेशन वहाँ पे कितनी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। तो मोस्टली आपके पास डिस्टिलेशन कॉलम में आपके पास रिबलिटी यूटिलाइज होती है, जो कि बॉटम पे लगा होता है, जो आपके पास जो लिक्विड अमोनिया आ रहा है उसको बार बार रिप्राइज करवा के ताकि टॉप पे आप लिक्विड अमोनिया जो है वो प्योरीफाइड फॉर्म में लेते रहे। और आपके पास कंडेंसर की हीट ड्यूटीज आप कैलकुलेट करते हैं कि जो आपके पास कंडेंसर लगा होता है वहाँ पे आपके पास कितनी एनर्जी यूटिलाइज हो रही होती है। तो इन शॉर्ट में अगर ब्रीफ करूँ तो ये है कि आपके पास प्री ट्रीटमेंट सेक्शन में एनर्जी कितनी यूटिलाइज हो रही है, रिएक्टिव सेक्शन में कितनी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, और आपके पास सेपरेशन सेक्शन में कितनी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। तो इसी ही चीज़ को अगर आप ये अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है, आपको प्रोसेस का पता है, तो आप इजीली मटेरियल बैलेंस आपने कर लिया, तो आप इजीली एनर्जी बैलेंस इन तीन स्टेप्स को आप जो है एनर्जी बैलेंस इजीली इन तीन स्टेप को फॉलो करते हुए एनर्जी बैलेंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आप स्टेप वन क्या है एनर्जी बैलेंस करने के लिए, वैसे तो आप जैसे भी जितनी भी टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं वहाँ पे डिफरेंट आपको एनर्जी बैलेंस का प्रोसीजर नजर आता है, लेकिन आप ये है आपके पास इस केस स्टडीज के लिए अमोनिया प्रोडक्शन का सबसे पहले आप रेफरेंस कंडीशन सेलेक्ट करो, जो कि आपके पास टेम्परेचर जो है ना वो अगर रूम टेम्परेचर आप लेना चाहते हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेंगे, और प्रेशर जो हमारा एटमॉस्फेयर कंडीशन ले लेंगे, और आप स्टेट भी डिफाइन कर लेते हो स्टेट ऑफ एग्रीगेशन आपके पास क्या है। स्टेप टू है ये है कि आप अंडरस्टैंड करें कि आपके पास जो प्रोसेस है उसमें फिजिकल सेक्शन, फिजिकल ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ पे हो रही है, वहाँ पे कहाँ कहाँ एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, और केमिकल सेक्शन, केमिकल ट्रीटमेंट में कहाँ कहाँ एनर्जी आप यूटिलाइज कर रहे हैं। थर्ड सेक्शन में आपके पास कि आपने हीट ड्यूटीज कैलकुलेट करनी है कि कहाँ फिजिकल सेक्शन में एनर्जी किस तरह आप दे रहे हो, और केमिकल सेक्शन में एनर्जी आपके पास अगर रिमूव हो रही है या आप एनर्जी दे रहे हो तो वो किस किस फॉर्म में है और कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जीज है। स्टेप फोर में ये है कि आप सेपरेशन सेक्शन में एनर्जी कैलकुलेट करोगे। उसके बाद आपने तमाम एनर्जीज की वैल्यूज को जनरल एनर्जी बैलेंस इक्वेशन में पुट कर देना। एनर्जी इनविटेड विद इन द सिस्टम माइनस एनर्जी आउट फ्रॉम द सिस्टम प्लस एनर्जी जनरेटेड विद इन द सिस्टम इज इक्वल टू एनर्जी अक्यूमुलेटेड, एनर्जी कम्युलेटेड फ्रॉम द सिस्टम इज इक्वल टू एनर्जी कम्युलेटेड। तो जनरल एनर्जी बैलेंस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपके पास एनर्जी जो है ना वो
तमाम सम ऑफ ऑल द टाइम्स ऑफ एनर्जी आपके पास जीरो पे इक्वल होना चाहिए। तो जितनी इनपुट से हीट है उतनी ही आपके पास आउटपुट हीट, क्योंकि एनर्जी आपके हमेशा सिस्टम में कंजर्व रहती है। अब ये अगर मैंने जो अमोनिया कन्वर्टर की बात करूं या रिएक्टर की बात करूं, तो वहाँ पे आपके पास ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा होता है। इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपने हीट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करनी है। अब हीट ऑफ रिएक्शन के दो तरीके हैं, या तो आप हीट ऑफ फॉर्मेशन रेट की तरफ जाओगे कि आपके पास प्रोडक्ट्स की थर्मल फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स कितनी है, उसमें से माइनस कर देंगे थर्मल फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कितनी है, वो उसमें डिफरेंट रूल्स अप्लाई करेंगे। इस तरह आप हीट ऑफ रिएक्शन डाटा से भी, अगर आपको हीट ऑफ रिएक्शन डाटा भी मिल जाता है किसी लिटरेचर में, तो उसी को यूटिलाइज करके फिर भी आप हीट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आज का लेक्चर यहाँ तक था, तो आप वेट कीजिए नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट लेक्चर में। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने हीट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करनी है, कंडेंसर को हीट ऑफ जो है वो कंडेंसेशन कैसे निकालनी है, और डिस्टिलेशन निकालेंगे ऊपर ड्यू पॉइंट और बबल पॉइंट कैलकुलेशन किस तरह करनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।